यह दुनिया के अंत से पहले एक अजीब नियम आने वाला था। हर इंसान उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया होगा। कुछ लोगों ने बीफ नूडल्स खाए और प्राचीन ब्लैक ड्रैगन में बदलकर आसमान और धरती हिला देने वाली ताकत हासिल कर ली। कुछ ने सिर्फ एक फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक खाई और आग से बार बार जन्म लेने वाले अमर फीनिक्स बन गए। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैंने लापरवाही से एक प्लेट ब्रेस्ट चिकन राइस खा ली थी और मुझे जो क्षमता मिली वो थी पूरी तरह बेकार गाना, डांस और रैप की स्किल। उस नम और खतरनाक अपोकलिप्स में जहां भयानक बीस्ट हर तरफ घूमते थे और स्ट्रांग लोग कमजोरों का शिकार करते थे, मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया और बेहद दुखद मौत मरा। लेकिन अब मैं डिजास्टर आने से 3 दिन पहले दोबारा जन्म ले चुका हूं। मुझे आने वाले अपोकलिप्स का हर राज पता है। इस बार मैं एक एक कदम सोच समझ कर चलूंगा और इस बदली हुई दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा। सबसे पहला टारगेट जो मैंने चुना वो था आउल। उसकी रात में देखने की क्षमता और असाधारण सुनने की शक्ति मुझे अंधेरे के सभी खतरों से लगभग सुरक्षित बना सकती थी। दूसरा जरूरी जीव था इलेक्ट्रिक ईल। उसका शरीर 800 वोल्ट से भी ज्यादा बिजली छोड़ सकता था। पिछली जिंदगी में मैंने ऐसे इवॉल्व्ड ह्यूमंस देखे थे जिन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक ईल्स की शक्ति के दम पर अपोकलिप्स में राज किया था। फैसला करने के बाद मैंने इंटरनेट पर सबसे शक्तिशाली जीवों की तलाश शुरू की। तभी मेरी नजर एक साधारण से दिखने वाले एंटी पर गई। सामान्य चींटियां अपने वजन से 400 गुना ज्यादा भार उठा सकती थीं, जबकि बुलेट एंट उससे भी ज्यादा खतरनाक थी और दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में गिनी जाती थी। आउल मुझे बेहतरीन नाइट विजन और हीरिंग देता, इलेक्ट्रिक ईल मुझे बिजली पर नियंत्रण देता और बुलेट एंट मुझे राक्षसी ताकत, जबरदस्त बाइट फोर्स और घातक जहर देती। लड़ाई, परसेप्शन और पॉइजन सब कवर हो चुका था, लेकिन अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की कमी थी, डिफेंस। इस निर्दयी अपोकलिप्स में कमजोर डिफेंस का मतलब निश्चित मौत था। चाहे तुम्हारी अटैक पावर कितनी भी ज्यादा हो, देर सबेर या तो दूसरे इवॉल्व्ड ह्यूमंस तुम्हारा शिकार करते या म्यूटेटेड बीस्ट्स तुम्हें खा जाते। चूंकि मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला था, मैं खुद को बिना किसी कमजोरी वाला एक परफेक्ट वॉर गॉड बनाना चाहता था। डिफेंस के लिए क्या चुनूं, क्रोकोडाइल या टर्टल? पिछली जिंदगी में मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को देखा था जिसने डिजास्टर से पहले क्रोकोडाइल का मांस खाया था। इवॉल्व होने के बाद उसका पूरा शरीर क्रोकोडाइल स्केल से ढक गया था और उसकी ताकत, बाइट फोर्स और डिफेंस बेहद खतरनाक हो गई थी। कुछ लोग आर्मर्ड फिश की भी सलाह देते थे क्योंकि उसकी बाहरी परत इतनी मजबूत थी कि गोलियां तक उछल जाती थीं। लेकिन वो एक प्रोटेक्टेड एंडेंजर्ड स्पीसीज थी और उसे कानूनी रूप से पाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए मैंने तुरंत वो विकल्प छोड़ दिया। तभी मेरे दिमाग में एक और जीव आया, टार्डिग्रेड। अगर अपोकैलिप्स आने से पहले मैं पर्याप्त टार्डिग्रेड्स खा लेता तो मुझे उनकी लगभग अमर बॉडी मिल सकती थी। ये जीव लगभग हर चीज से बच सकते थे। जब तक सूरज मौजूद है, ये सिद्धांत रूप से हमेशा जिंदा रह सकते हैं। ये अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक कोल्ड, भारी दबाव और यहां तक कि आउटर स्पेस की परिस्थितियां भी सह सकते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन भी इन्हें नहीं मार सकती जब तक ये सीधे ब्लास्ट जोन में न हो। सबसे अच्छी बात यह थी कि टार्डिग्रेड्स दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। गीली मिट्टी, मॉस और पानी की पतली परतों में ये भरे रहते हैं। इन्हें हासिल करना सबसे आसान ट्रम्प कार्ड था, लेकिन जल्द ही एक प्रॉब्लम सामने आई। अगर आउटर स्पेस भी टार्डिग्रेड को नहीं मार सकता तो मैं उसे खाऊंगा कैसे? मैंने तुरंत वैज्ञानिक लेख पढ़ने शुरू किए और आखिरकार उनकी कमजोरी खोज निकाली। टार्डिग्रेड्स पारदर्शी जीव होते हैं। जब वे किसी अत्यधिक कठिन वातावरण का सामना करते हैं तो अपने शरीर का पानी सुखाकर छोटे बैरल जैसी आकृति में बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें 150 डिग्री सेल्सियस गर्मी और -200 डिग्री सेल्सियस कोल्ड तक में रखा था। सामान्य तापमान पर लौटने के बाद भी वे जिंदा हो गए। एटॉमिक बॉम्ब स्तर की रेडिएशन भी उन्हें नहीं मार सकी और मारियाना ट्रेंच के दबाव से 6 गुना अधिक दबाव भी उन्हें खत्म नहीं कर पाया। लेकिन उनकी एक घातक कमजोरी थी, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन लैंप। सिर्फ 15 मिनट की यूवी एक्सपोजर उन्हें पूरी तरह मार सकती थी और 24 घंटे के भीतर वे अपनी सारी गतिविधि खो देते थे। हाई टेम्परेचर स्टीम और सीधी आग भी उन्हें नष्ट कर सकती थी। सारी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के बाद मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी।
अपोकैलिप्स आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने इवोल्यूशन इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने थे। मैंने ऑनलाइन माइक्रोस्कोप और अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन लैंप ऑर्डर किया। यूवी लाइट सबसे सुरक्षित तरीका था जिससे टार्डीग्रेड्स को मारा जा सकता था बिना उनके सूक्ष्म शरीर को नुकसान पहुंचाए। मेरे शहर के बाहर खेत और जंगल थे जो मॉस से ढके हुए थे। ये टार्डीग्रेड्स के लिए परफेक्ट हैबिटेट थे। मैं तुरंत पहाड़ों की ओर गया और बड़ी मात्रा में मॉस और लाइकेन इकट्ठा कर लाया। सामग्री इकट्ठा करते समय मैंने घास में रेंगता हुआ एक सैलामेंडर देखा। तभी एक याद मेरे दिमाग में उभरी। सैलामेंडर्स के पास बेहद शक्तिशाली रिजेनरेशन एबिलिटी होती है। वे अपने कटे हुए अंगों को बार बार उगा सकते हैं। मैंने तुरंत इंटरनेट पर इसकी पुष्टि की। जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहता था। अनंत रीजेनरेशन और अविश्वसनीय जीवन शक्ति। मेरा दिल उत्साह से धड़क उठा। टार्डिग्रेड की अमृता और सैलामेंडर की रीजेनरेशन अगर एक साथ मिल जाए तो मैं अपोकलिप्स में लगभग अजेय बन जाऊंगा। मैंने सैलामेंडर को सावधानी से घर लाकर पालना शुरू कर दिया। फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर काउंटी शहर पहुंचा। वहां मैंने यूवी लैंप और कई सेट बेहद लचीले कपड़े खरीदे ताकि भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मेरे कपड़े फट ना जाए। साथ ही मैंने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर कई ब्रीडिंग क्रिएटर्स को प्राइवेट मैसेजेस भेजे। मैं ऊंची कीमत पर ऑल इलेक्ट्रिक ईल और बुलेटेंट खरीदना चाहता था। जब तक मेरा सारा काम खत्म हुआ, शाम हो चुकी थी। मैंने बाहर साधारण डिनर किया और फिर अपने स्कूल से माइक्रोस्कोप, बीकर्स, ड्रॉपर और कई लैब टूल्स उधार ले आया। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की मदद से मैंने मॉस को 24 घंटे तक पानी में भिगोया। उसके बाद उसका पानी निचोड़कर माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पर नमूने डाले। शायद पुनर्जन्म ने मुझे किस्मत भी दी थी। पहली ही ऑब्जर्वेशन में मुझे सिर्फ 0.1 मिलीमीटर का एक टार्डिग्रेड मिल गया। उसे नंगी आंखों से देखना भी असंभव था। सैकड़ों टार्डिग्रेड्स इकट्ठा करने में बहुत समय और मेहनत लगने वाली थी। पूरे दिन काम करने के बाद भी मुझे सिर्फ 12 मिले। शायद मॉस अभी पर्याप्त समय तक नहीं भीगी थी और ज्यादातर टार्डिग्रेड्स अलग नहीं हुए थे। फिर भी तरीका काम कर रहा था। यही काफी था। मैं अपना सारा समय टार्डिग्रेड्स इकट्ठा करने में नहीं लगा सकता था। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जो जिमिंग नाम के एक मशहूर इंसेक्ट ब्रीडर जिसने एंट रिलेटेड कंटेंट से लाखों फॉलोअर्स जुटाए थे, उसने आखिरकार मेरे मैसेज का जवाब दे दिया था। दूसरे दिन सुबह मैंने सबसे पहले उस सैलामेंडर को चेक किया जिसे मैं पाल रहा था। वो अभी भी पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव था, इसलिए फिलहाल उसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैं तय समय पर जो जिमिंग के प्राइवेट ब्रीडिंग बेस पर पहुंच गया। पूरा बेस कांच के टैंकों से भरा हुआ था जिनमें तरह तरह के दुर्लभ कीड़े रखे गए थे। एक कोने में मुझे वही चीज दिख गई जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बुलेटेंट्स। जो जिमिंग उन्हें बेहद कीमती मानता था, यहां तक कि मरे हुए नमूनों को भी संभालकर डिस्प्ले के रूप में रखा गया था। मैंने बिना घुमाए फिराए अपनी बात रखी। मुझे 50 जिंदा बुलेट एंड्स चाहिए और कुछ मरे हुए नमूने भी। मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। जो जिमिंग को उसी पल पछतावा होने लगा कि उसने इतनी कम कीमत क्यों बताई। साथ ही उसे यह भी हैरानी थी कि मुझे मरे हुए कीड़ों की आखिर जरूरत ही क्या है। जब मैं बेस में घूम रहा था तो मेरी नजर 2 ऐसे बीटल्स पर पड़ी जो लोहे के टुकड़ों जैसे दिख रहे थे। जो जिमिंग ने गर्व से उनका परिचय कराया। ये आयरन क्लाड बीटल्स हैं। इनके पास प्रकृति के सबसे मजबूत बाहरी कवचों में से एक होता है। ये अपने वजन से लगभग 40,000 गुना ज्यादा दबाव सह सकते हैं। अगर इन्हें अनुपातिक रूप से बड़ा कर दिया जाए तो इनकी फिजिकल डिफेंस पूरी नेचर में सबसे स्ट्रांग मानी जाएगी। यह सुनते ही मेरा दिल उछल पड़ा। क्या यह वही प्राणी नहीं था जो मेरी पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स पर राज करने वाले आयरन आर्मर बीस्ट का प्रोटोटाइप था? मैंने तुरंत आयरन क्लैड बीटल्स को भी अपनी खरीदारी की लिस्ट में जोड़ लिया। मेरी दिलचस्पी देखकर जो जिमिंग ने फौरन कीमत बढ़ा दी। ये दुर्लभ प्रजातियां सस्ती नहीं होती। इनकी कीमत आसानी से कई हजार या यहां तक कि कई दसियों हजार रुपए तक जा सकती है। काफी मोल भाव के बाद मैंने दोनों आयरन क्लाड बीटल्स 20,000 रुपए में खरीद लिए। इस खरीदारी के बाद मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा बचा था। मुझे अभी इलेक्ट्रिक ईल और ऑल भी खरीदने थे।
मौका देखकर मैंने जो जीमिंग से पूछा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो इलेक्ट्रिक ईल बेचता हो। किस्मत से उसका एक दोस्त था जो विदेशी एक्वेरियम जीवों का व्यापार करता था। उसके दोस्त के पास हाल ही में एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल आई थी, लेकिन वो उसे जिंदा रखने में नाकाम रहा था। ईल पहले से ही कमजोर हालत में थी और शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली थी। जब मालिक ने सुना कि कोई ऊंची कीमत देने को तैयार है तो उसने उसे 5,000 रुपए में बेचने की पेशकश कर दी। जो जीमिंग ने तुरंत कीमत दोगुनी करके मुझसे 10,000 रुपए मांगे। समय बहुत कम था, इसलिए मुझे मोल भाव करने की फुर्सत नहीं थी। मैंने तुरंत सौदा मान लिया। अंदर ही अंदर जो जीमिंग मुझे बेवकूफ अमीर समझकर हंस रहा था। उसे क्या पता था कि अपोकलिप्स आने के बाद दुनिया का सारा पैसा भी सिर्फ बेकार कागज बनकर रह जाएगा। हम जल्दी ही उस विक्रेता के घर पहुंच गए। ये पक्का करने के बाद कि टैंक में मौजूद जीव वास्तव में एक शुद्ध अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल ही है, मैंने तुरंत भुगतान कर दिया। विक्रेता ने मुझे सलाह भी दी कि ईल को धीरे धीरे नए माहौल में ढालना चाहिए, लेकिन मैंने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने सुना है इलेक्ट्रिक ईल का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं इसे पकाकर खाने वाला हूं। दोनों आदमी वहीं जम गए। उसी पल उन्हें भी पछतावा हुआ कि उन्होंने इसे इतनी सस्ती कीमत में क्यों बेच दिया। चूंकि मैं पहले से ही प्रांतीय राजधानी में था, इसलिए मैंने आखिरी बार एक पेट मार्केट का भी रुख किया। वहां मैंने एक कृत्रिम रूप से पाला गया औल खरीद लिया। जंगली औल संरक्षित जीव थे और उनका व्यापार गैर कानूनी था, लेकिन कैद में पाले गए औल्स के पास भी वही शानदार नाइट विजन और सुनने की क्षमता होती थी। मुझे बस वही चाहिए था। 3,000 रुपए में मैंने सबसे अच्छा औल खरीद लिया। आखिरकार मेरे सभी मुख्य इवोल्यूशन इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो चुके थे। जब मैं घर लौटा तब तक इलेक्ट्रिक ईल पूरी तरह मर चुकी थी। मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया, प्रोसेस किया और फ्रीजर में रख दिया। एपोक्लिप्स आने से कुछ समय पहले मैं उसे पकाकर खाने वाला था। उसी समय मुझे इवोल्यूशन के असली नियमों की भी समझ आ गई। ज्यादातर लोग मानते थे कि डिजास्टर के दौरान शरीर में बचा हुआ जानवरों का मांस अपोक्लिप्स एनर्जी से प्रभावित होकर इंसानों को संबंधित जानवर की शक्ति दे देता है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाला भ्रम था। एवोल्यूशन के पीछे का असली सच किसी ने कभी पूरी तरह नहीं समझा था। इसके बाद मैंने अस्थायी रूप से टार्डिग्रेड्स इकट्ठा करना बंद कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन वाले दिन मेरे शरीर में किसी दूसरे जानवर का मांस न बचा रहे, इसलिए मैंने लगातार 2 दिनों तक सिर्फ सब्जियां खाई। मेरे पास अभी भी 6,000 रुपए बचे हुए थे। मैंने फैसला किया कि एक एक पैसा खर्च कर दूंगा। मैं शहर की एक लोहार की दुकान पर हथियार खरीदने गया। साधारण चाकू अपोक्लिप्स की क्रूर लड़ाइयों में ज्यादा देर नहीं टिकते। भारी वॉर हैमर और विशाल एक्स मेरी भविष्य की सुपर स्ट्रेंथ और लाइटनिंग एबिलिटीज के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त थे। शहर की लगभग हर मेटल वर्क और खेती के औजारों की दुकान छान मारने के बाद भी मुझे सिर्फ 8 किलो का एक डिमोलिशन हैमर मिला। शुरुआती दौर के लिए यही काफी था। इसके बाद मैंने क्रोकोडाइल मीट, हाई कैलोरी चॉकलेट और एक मैकेनिकल पॉकेट वॉच खरीदी। अपोकैलिप्स आने के बाद बिजली खत्म हो जानी थी। दिन और रात का फर्क समझना मुश्किल हो जाता। सिर्फ मैकेनिकल वॉचेस ही समय का भरोसेमंद हिसाब रख सकती थी। घर लौटकर मैंने उन टार्डिग्रेड्स को सावधानी से सील कर दिया जिन्हें मैं पहले ही मार चुका था। मैंने साधारण चींटियों को भूनकर उनका पाउडर बनाया और उसे चॉकलेट पेलेट्स में मिला दिया ताकि उन्हें आसानी से खाया जा सके। फिर 5 किलो क्रोकोडाइल मीट को मीट बॉल्स में बदलकर अपने पुराने होम रूम टीचर को दे दिया, जिसने पिछली जिंदगी में मेरी मदद की थी। उसके बाद मैंने अपनी सारी तैयारियों की समीक्षा की। कैप्टिव ब्रेड ऑनवल, मरी हुई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल, 50 जिंदा बुलेट एंड्स और ढेर सारी चींटियों की लाशें, 2 आयरन क्लैड बीटल, एक जिंदा सैलेमेंडर, सील किए हुए टार्डिग्रेड्स और अच्छी तरह तैयार किया गया क्रोकोडाइल मीट। सब कुछ मौजूद था। हर चीज मेरे फ्रिज और स्टोरेज रूम में करीने से रखी हुई थी। इन अविश्वसनीय ट्रम्प कार्ड्स को देखकर मुझे पूरी तरह सुकून महसूस हुआ। पिछली जिंदगी में मैं एक साधारण और कमजोर इंसान था, लेकिन इस बार मेरे पास 10 टॉप टियर इवोल्यूशनरी टैलेंट्स थे। मैं अपोकैलिप्स को हिला देने वाला था।
उन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के अनुसार जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से खोजा था, मैंने एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट्स खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने खास तौर पर तैयार किए गए बुलेट एंड चॉकलेट पेलेट्स खाए। जैसे ही वो मेरे पेट में पहुंचे, मेरे पूरे शरीर में जलन जैसी भावना फैल गई। मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ और डेडली वेनम का स्रोत चुपचाप मेरे शरीर में समाने लगा। इसके बाद मैंने आयरन क्लैड बीटल्स निगल ली। उनके कवच सूखे, कठोर और चबाने में बेहद मुश्किल थे। असहजता को दबाते हुए मैंने हर टुकड़ा निगल लिया। उसी पल मेरे शरीर की हर मांसपेशी तन गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य कवच मुझे ढक रहा हो। बेजोड़ फिजिकल डिफेंस का सार धीरे धीरे मेरे शरीर में जड़ें जमाने लगा। फिर मैंने क्रोकोडाइल मीट बॉल्स खाए। एक जंगली और दबंग बीस्टली पावर मेरे भीतर उमड़ पड़ी। कठोर स्केल्स, शक्तिशाली जबड़े और शिकारी प्रवृत्तियां सब मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। आखिर में मैंने आउल मीट और इलेक्ट्रिक ईल मीट खा लिया। जिन टॉप टियर इवोल्यूशन सोर्सेज की मैंने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी, वे सभी अब मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद थे। पूरे समय मैं बेहद सतर्क रहा। मेरे भोजन में किसी दूसरे जानवर के मांस का एक भी अंश शामिल नहीं हुआ। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने अच्छी तरह कुल्ला किया और खाना पूरी तरह बंद कर दिया। अब सिर्फ इंतजार बाकी था, पूरी दुनिया की तबाही के आने का इंतजार। शाम होते होते आसमान अचानक अंधेरा पड़ गया। पूरा आकाश अजीब गहरे बैंगनी बादलों से ढक गया। वातावरण भारी और दमनकारी हो गया। सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। फिर भी सड़कों पर रौनक बनी हुई थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। नाइट मार्केट्स लोगों से भरे हुए थे। अनगिनत लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि दुनिया का अंत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। वे अभी भी बारबेक्यू खा रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे और डेजर्ट्स का आनंद ले रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस समय जो खाना वे खा रहे हैं वही उनके भविष्य की ताकत की ऊपरी सीमा तय करेगा। आधी रात 0 बजे बूम! एक अदृश्य विस्फोट पूरे स्वर्ग और धरती में गूंज उठा। कोई वास्तविक आवाज नहीं थी, फिर भी वो हर इंसान की आत्मा के भीतर फट पड़ा। अपोक्लिप्स एनर्जी आसमान से बरसने लगी। एवोल्यूशन का युग आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। एक अजीब शॉक वेव पूरी दुनिया में फैल गई। गहरा बैंगनी आसमान लोहे के पर्दे की तरह नीचे उतर आया। स्ट्रीट लाइट्स बुरी तरह टिमटिमाने लगी। एक एक करके सारे बल्ब फट गए। कुछ ही सेकंड में चहल पहल से भरा नाइट मार्केट अंतहीन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ डरावनी बैंगनी धुंध बाकी रह गई। विनाश की कोल्ड आभा शहर के हर कोने में फैल गई। यह सन्नाटा आधे सेकंड से भी कम समय तक रहा। थोड़ी दूरी पर एक स्ट्रांग आदमी जो भुना हुआ मटन खा रहा था, अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसका शरीर फैलने और मुड़ने लगा। उसकी त्वचा से गहरे भूरे रंग का पर निकल आया। कुछ ही पलों में वो एक खूंखार ब्लैक शीप में बदल गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। इंसानियत का हर निशान गायब हो चुका था। सिर्फ जंगली पशु प्रवृत्तियां बची थीं। उसके पास खड़ी एक युवती बिल्कुल अलग तरीके से बदल रही थी। उसका शरीर नरम पड़ गया। नीली जल जैसी रोशनी उसे घेरने लगी। कुछ ही सेकंड में वो एक नाजुक एक्वाटिक स्पिरिट क्रीचर में बदल गई। पूरी सड़क पर दहशत आग की तरह फैल गई। हर तरफ ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगी। हर इंसान की किस्मत उसके आखिरी भोजन ने पहले ही तय कर दी थी। एक बीफ सूप रेस्टोरेंट के बाहर एक मध्यवय आदमी अचानक झुक गया। उसका शरीर कठोर हो गया। मांसपेशियां कई गुना बढ़ गईं। उसकी इंसानियत गायब हो गई। उसने सिर झुकाया और भयानक ताकत के साथ आगे की ओर हमला कर दिया। पूरी बस हवा में उछल गई और पास की इमारत से जा टकराई। ईंटें टूट गईं, स्टील मुड़ गया, धूल का बादल छा गया। दूसरी तरफ एक फ्रॉग रेस्टोरेंट के पीछे एक आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा और बुरी तरह कांपने लगा। उसकी त्वचा गीली और धब्बेदार हो गई। उसका चेहरा एक विकृत टोड जैसा बन गया। उसकी लाल जीभ बिजली की गति से बाहर निकली। एक भागते हुए राहगीर को लपेटकर उसने अपनी तरफ खींच लिया और जिंदा निगल गया। कुछ ही पलों बाद उसके शरीर पर कई फोड़े फूट पड़े। बदबूदार अम्लीय तरल जमीन पर गिरा और सड़क तुरंत पिघलने लगी। उसी क्षण जंगल के कानून का सबसे क्रूर रूप सच में शुरू हो चुका था। मैं अपने 2 मंजिला घर की खिड़की पर खड़ा नीचे फैले बवाल को कोल्ड भाव से देख रहा था। तभी पड़ोसी बिल्डिंग से अचानक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी।
2 मीटर से भी ऊंचा एक ब्लैक वुल्फ म्यूटेंट गलियारे को तोड़ता हुआ बाहर निकला। उसने एक ही वार में सेफ्टी विंडो चकनाचूर कर दी। जमीन पर उतरने के बाद उसकी नजर भागती हुई भीड़ पर घूमी और जल्द ही एक अकेली युवती पर जाकर टिक गई। उसने शरीर नीचे झुकाया और हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। लड़की डर से कांप रही थी। उसके पैरों में इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि वो भाग भी नहीं पा रही थी। आसपास मौजूद हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा था। कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरी आंखें कोल्ड हो गईं। मैं इतनी जल्दी अपनी ताकत उजागर नहीं करना चाहता था। अपोकलिप्स में किसी को मरते हुए देखकर भी मदद न करना पूरी तरह सामान्य बात थी, लेकिन बिना वजह कमजोरों को सताना मुझे पसंद नहीं था। और वैसे भी यह मेरी नई क्षमताओं की असली ताकत परखने का एक अच्छा मौका था। यह सोचकर मैंने अपना 8 किलो वाला तोड़फोड़ हैमर उठाया और नीचे की ओर चल पड़ा। ऑल से मिली नाइट विजन एक्टिव होते ही अंधेरा दिन की तरह साफ दिखाई देने लगा। हवा की आवाज, आसपास मौजूद जानवरों की धड़कनें, हर छोटी बड़ी चीज मेरे कानों तक बिल्कुल साफ पहुंच रही थी। एक हल्के कदम के साथ मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ा जो आम इवॉल्व्ड ह्यूमंस की पहुंच से कहीं ज्यादा थी। उसी समय ब्लैक वुल्फ म्यूटेंट उस डरी हुई लड़की पर छपटने ही वाला था। पीछे से आती हलचल महसूस करके वो अचानक मुड़ा। उसकी खून जैसी लाल आंखें सीधे मुंह पर टिक गईं। उसके गले से एक गहरी चेतावनी भरी गुर्राहट निकली। मैंने एक हाथ में विशाल हैमर पकड़ा हुआ था। मेरे शरीर पर बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां दौड़ रही थीं। एक अदृश्य भारी कवच मुझे सिर से पैर तक ढके हुए था। मैंने उसे कोल्ड नजरों से देखा और कहा, शांत रहो और यहां से निकल जाओ। कुछ पल के लिए वो भेड़िया मुझसे निकल रही अजीब दबाव भरी आभा से डर गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी क्रूरता फूट पड़ी। उसने अपने पैरों से जोरदार छलांग लगाई और सीधे मेरी तरफ झपटा। मैंने न तो बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटा। बुलेट एंड की मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ मेरे शरीर में उमड़ पड़ी। मेरी मांसपेशियां फूल गईं। डेमोलिशन हैमर हवा को चीरता हुआ बगल से घूमा। कान फाड़ देने वाली टक्कर की आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी। ब्लैक वुल्फ कई मीटर दूर जा गिरा। उसका शरीर दीवार से बुरी तरह टकराया। हड्डियां टूटने की आवाजें आईं और दर्द भरी हुआ गूंज उठी। उसने अविश्वास से सिर उठाया। मेरा शरीर सामान्य दिखता था, लेकिन मेरी ताकत, डिफेंस और दबदबा उसे पूरी तरह कुचल रहे थे। भागते हुए लोग वहीं रुक गए। हर चेहरे पर हैरानी थी। भेड़िया उठने की कोशिश करने लगा। उसकी फर धूल से भर चुकी थी। टूटी हुई हड्डियां उसे असहनीय दर्द दे रही थीं। पहली बार उसकी लाल आंखों में डर दिखाई दिया। उसने अपनी पूंछ पैरों के बीच दबा ली और कराहता हुआ एक अंधेरी गली में घुसकर गायब हो गया। बचाई गई लड़की लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आई। उसके पैर कांप रहे थे। वो बार बार कांपती आवाज में मेरा धन्यवाद करने लगी। मैंने बस एक नजर उस पर डाली। मेरा चेहरा शांत था। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अपोकलिप्स में तुम सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हो। अपना ख्याल रखो। इतना कहकर मैं मुड़ा और वापस जाने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मेरे कानों में एक अजीब आवाज आई। सरसराहट, अनगिनत तेज सरसराहट की आवाजें। वो सड़क किनारे की झाड़ियों और अंधेरे कोनों से आ रही थीं। मेरी आउल हीरिंग ने तुरंत असामान्यता पकड़ ली। मैं भौहें सिकोड़कर रुक गया। अगले ही पल नाखून के आकार की अनगिनत काली छींटियां चारों तरफ से बाहर निकल आईं। वे किसी जीवित बाढ़ की तरह सड़क के बीचों बीच उमड़ने लगी। उनके रास्ते में आने वाली हर घास की पत्ती चट कर दी गई। म्यूटेटेड एंट्स। अपोकैलिप्स एनर्जी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बदला था, दुनिया के हर कीड़े और जानवर में भी म्यूटेशन हो चुका था। ये कभी साधारण रहने वाली चींटियां अब बेहद आक्रामक शिकारी बन चुकी थीं। जो लोग काफी दूर नहीं भाग पाए थे, वे तुरंत उनके झुंड में फंस गए। हर तरफ चीखें गूंज उठी। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मेरे पीछे छिप गई और कांपते हुए बोली, इतनी सारी हैं, अब क्या करें? क्या हम मरने वाले हैं? मेरी आंखें कोल्ड हो गई। नीली बिजली की चमक तुरंत मेरे शरीर पर फैल गई। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक ईल की शक्ति परखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। मैं वहीं स्थिर खड़ा रहा। सिर्फ एक विचार के साथ मेरे शरीर से 800 वोल्ट से भी ज्यादा बिजली फट पड़ी। करंट मेरे पैरों से जमीन में उतर गया। चारों तरफ चटचटाहट की आवाजें गूंजने लगीं। नीली बिजली जाल की तरह फैल गई। जैसे ही म्यूटेटेड एंट्स बिजली से टकराईं, वे काली होकर जल गईं। बड़ी संख्या में चींटियां तुरंत मर गईं।
जले हुए मांस की बदबू हवा में भर गई। दुर्भाग्य से चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक झुंड मरता तो दूसरा बिना डरे उसकी जगह ले लेता। सिर्फ एरिया लाइटनिंग काफी नहीं थी। मैंने तुरंत रणनीति बदली। बुलेट एंड का वेनम टैलेंट एक्टिव हो गया। मेरी उंगलियों के आसपास हल्की बैंगनी चमक उभर आई। मेरे चारों ओर फैले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिलकर 3 मीटर के दायरे में आने वाली हर चींटी या तो बिजली से झुलस जाती या जहर से मर जाती। उसी समय आयरन क्लाड बीटल और क्रोकोडाइल की डिफेंसिव एबिलिटीज पूरी तरह सक्रिय हो गई। कुछ चींटियां मेरे शरीर पर चढ़ने में सफल भी हो गईं, लेकिन वे मेरी कवच जैसी त्वचा को काट तक नहीं सकी। एक भी खरोंच नहीं आई। वहीं टार्डिग्रेड की इमोर्टैलिटी और सैलामेंडर की रिजेनरेशन ने चोट की चिंता पूरी तरह खत्म कर दी। अगर मैं घायल भी होता तो तुरंत ठीक हो जाता। कुछ ही मिनटों में मेरे आसपास चींटियों की लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया। मरे हुए कीड़ों ने एक प्राकृतिक दीवार बना दी जिसने आगे बढ़ते झुंड को रोक दिया। मेरे पीछे खड़ी लड़की अविश्वास से मुझे देख रही थी। उसकी नजर में मैंने एक ऐसी आपदा को अकेले रोक दिया था जिससे बचना नामुमकिन होना चाहिए था। चींटियों से निपटने के बाद मैं उसे जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी एक भयानक दहाड़ ने पूरे इलाके को हिला दिया। जमीन कांप उठी। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। लगभग 3 मीटर ऊंचा एक विशाल जंगली कुत्ता हमारी ओर दौड़ रहा था। उसके मुंह से लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद इंसान भाग रहे थे। उनके हाथों में डंडे और ब्लेड थे। उनकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। साफ था कि ये अपोकलिप्स के बाद जल्दी ही एक ग्रुप बना चुके इवॉल्व्ड ह्यूमंस थे और उस म्यूटेंट बीस्ट का शिकार कर रहे थे। तभी स्थिति पल भर में बदल गई। विशाल कुत्ता अचानक मुड़ा। उसके एक पंजे ने सबसे आगे दौड़ रहे आदमी को जमीन में गाड़ दिया। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने उसका गला चबा डाला। खून चारों तरफ बिखर गया। बाकी शिकारी डर से पीले पड़ गए। उनकी हिम्मत उसी पल टूट गई और वे चारों तरफ भाग खड़े हुए। आदमी को मारने के बाद विशाल कुत्ते ने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी नजर आखिरकार मुझ पर आकर टिक गई। शायद उसे महसूस हो गया था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं, या शायद उसने मुझे ज्यादा स्ट्रांग शिकार समझ लिया था। जो भी हो, वो सीधे मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं मुसीबत ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन मुसीबत बार बार मेरे पास चली आ रही थी। ठीक है, यही मौका था मेरी सारी क्षमताओं की संयुक्त ताकत जांचने का। मैंने 8 किलो का डिमोलिशन हैमर मजबूती से पकड़ा और बुलेट एंट की मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। मेरी बाहों की नसें उभर आईं। बिजली मेरे शरीर के चारों ओर लिपट गई। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, इंतजार करता हुआ। आसपास मौजूद हर इंसान ने सांस रोक ली। विशाल कुत्ता एक झटके में मेरे सामने पहुंच गया। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि किसी इंसान का पूरा सिर निगल सकता था। वो सीधे मेरे गले की तरफ झपटा। मैं पीछे नहीं हटा, उल्टा मैं खुद उसकी ओर बढ़ा। नाइट विजन की मदद से मैं उसकी हर हरकत साफ देख पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत बाहों में इकट्ठी कर ली। हैमर मेरे सिर के ऊपर उठा, फिर पूरी ताकत के साथ नीचे गिरा। बूम! टक्कर की आवाज किसी विस्फोट जैसी थी। कुत्ते की खोपड़ी उसी पल अंदर धंस गई। बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। तुरंत बाद जहर भी फैल गया। उसका नर्वस सिस्टम नष्ट हो गया। जहर हर अंग में फैल गया। विशाल जानवर को चीखने का मौका तक नहीं मिला। उसका भारी शरीर जोर से जमीन पर गिरा और कुछ आखिरी झटकों के बाद हमेशा के लिए मर गया। सिर्फ एक बार। एक हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट पल भर में खत्म हो गया। दूर खड़े बचे हुए लोग पत्थर की तरह जम गए। सड़क पर सन्नाटा छा गया। हर नजर में डर और श्रद्धा दोनों मौजूद थे। मैंने आराम से अपने हैमर पर लगा खून झटक दिया। मेरा चेहरा अब भी शांत था। मैं उस लाश की जांच करने ही वाला था कि तभी रोअर पहाड़ों की दिशा से पहले से कहीं ज्यादा भयानक दहाड़ गूंज उठी। उसकी शक्ति पहले वाली हर आवाज से कई गुना ज्यादा थी। एक दबाव की लहर पूरे शहर पर छा गई। जमीन बुरी तरह कांपने लगी। खिड़कियां टूट गईं, यहां तक कि हवा भी भारी महसूस होने लगी। आसपास मौजूद म्यूटेटेड इंसेक्ट्स और लो लेवल बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत पहाड़ों की ओर देखा। मेरा चेहरा गंभीर हो गया।
कुछ गड़बड़ थी। पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में ऐसा शक्तिशाली बीस्ट कभी नहीं दिखाई दिया था। क्या मेरे रीबर्थ ने भविष्य बदल दिया था? सिर्फ उसकी ऑरा से ही महसूस हो रहा था कि वो विशाल कुत्ते से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। निस्संदेह वो एक टॉप टियर बीस्ट था। किसी ने चीख कर कहा, वो क्या है? सभी लोग जंगल के प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगे। अंधेरे से धीरे धीरे एक विशाल छाया बाहर आई। उसकी ऊंचाई 5 मीटर थी। उसका पूरा शरीर काले कवच जैसी स्केल्स से ढका हुआ था। उसका सिर भालू जैसा था। उसकी खोपड़ी से 3 खून जैसे लाल सींग निकले हुए थे। उसके अंग मोटे और शक्तिशाली थे। उसका हर कदम जमीन में गहरे निशान छोड़ रहा था। उसके दांतों से बदबूदार लार टपक रही थी। उसकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थी। म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड बियर। भीड़ पूरी तरह टूट गई। कई लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, बाकी सिर्फ कांप रहे थे। हम मर गए, ऐसी चीज को कोई नहीं रोक सकता। ब्लैक आर्मर्ड बियर ने पूरे शहर पर नजर दौड़ाई। जल्द ही उसकी लाल आंखें मुझ पर टिक गईं। उसे महसूस हो गया था कि मैंने अभी अभी एक शक्तिशाली बीस्ट को मारा है। फिर उसने दहाड़ लगाई और दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पीछे आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। कुछ ही सेकंड में वो सड़क के बीच पहुंच गया। उसका विशाल पंजा भयानक ताकत के साथ मेरी ओर गिरा। भागो! वो लड़की जिसे मैंने बचाया था पूरी ताकत से चीखी, लेकिन मैं नहीं हिला। मैंने अपनी सारी डिफेंसिव टैलेंट्स एक साथ एक्टिव कर दी। आयरन क्लैड बीटल का अल्टीमेट आर्मर, क्रोकोडाइल की हार्डन्ड स्केल्स, दोनों डिफेंस एक साथ जुड़ गए। मेरा शरीर एक जीवित किले में बदल गया। साथ ही टार्डिग्रेड की इमॉर्टैलिटी और सालामैंडर की रिजेनरेशन तैयार खड़ी थी। आने वाले हमले का सामना करते हुए मैंने अपना हैमर उठाया। बुलेटैंड की 400 गुना ताकत पूरी तरह फट पड़ी। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तन गई। मेरी सारी शक्ति हथियार में समा गई और फिर मैंने वार कर दिया। बूम! हवा में धातु के टकराने जैसा जोरदार धमाका गूंज उठा। टक्कर से पैदा हुई शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। कूड़ेदान, साइन बोर्ड और मलबा हवा में उड़ गया। मैं 3 कदम पीछे खिसक गया और जमीन पर गहरी लकीरें बन गई। मेरी बाजुओं में हल्की सुन्नता महसूस हुई। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड बियर भी कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसका विशाल शरीर लड़खड़ा गया। किसी को भी बढ़त नहीं मिली थी। बेयर मुझे अविश्वास से घूर रहा था। फिर उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। रो! और उसने दोबारा हमला कर दिया। उसके विशाल पंजे बार बार जमीन पर गिर रहे थे। हर वार में इतनी ताकत थी कि गाड़ियां चकनाचूर हो सकती थीं और कंक्रीट पिस सकता था। कुछ ही पलों में पूरी सड़क गड्ढों से भर गई। आउल की नाइट विजन की मदद से मैं उसकी हर हरकत साफ पढ़ पा रहा था। मैं लगातार बचते हुए हाई वोल्टेज बिजली छोड़ रहा था। ब्लू लाइटनिंग उसकी कवच जैसी स्केल्स पर गिर रही थी। चारों तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं, लेकिन सिर्फ हल्के जले हुए निशान बन रहे थे। उस बीस्ट की डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत थी। सिर्फ बिजली से काम नहीं चलने वाला था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। बुलेट एंड का जहरीला टैलेंट पूरी तरह एक्टिव हो गया। मेरी उंगलियों के चारों तरफ हल्की बैंगनी चमक फैल गई। बेर के एक हमले के दौरान मुझे मौका मिला और मैं अचानक तेजी से आगे बढ़ गया। मेरा शरीर गोली की तरह आगे निकला। फिर मैं हवा में उछल गया। मैंने हथौड़े को सिर के ऊपर उठाया और बिजली, झर और अपनी राक्षसी ताकत को एक ही वार में मिला दिया। मेरा निशाना था उसके एक सींग का आधार। बूम! सड़क पर तेज टूटने की आवाज गूंज उठी। बेर का एक खून जैसा लाल सींग तुरंत टूट गया। झर और बिजली सीधे घाव के अंदर घुस गए। झर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और बिजली उसकी नसों को तबाह करने लगी। ब्लैक आर्मर्ड बियर दर्द से भरी चीख निकाल उठा। हवा में खून बिखर गया। उसका विशाल शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन झर और बिजली ने मिलकर उसे दबा दिया था। उसकी हरकतें धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगी। जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं फिर से उसकी तरफ दौड़ा। हथौड़ा ऊपर उठा। मेरे शरीर की पूरी ताकत उसमें इकट्ठा हो गई। फिर मैंने पूरी शक्ति से उसका सिर निशाना बनाकर वार कर दिया। क्रैक! हड्डियां टूटने की साफ आवाज गूंजी। बियर की खोपड़ी अंदर धंस गई। उसका विशाल शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ आखिरी झटकों के बाद वो पूरी तरह शांत हो गया। पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर देख लिया हो।
जो जायंट बेयर कुछ पल पहले अजय लग रहा था वो अब मर चुका था। मैंने धीरे से हथौड़ा नीचे कर लिया। मेरे शरीर के चारों तरफ लिपटी बिजली गायब होने लगी। मेरे चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं था। मेरे लिए ये चुनौती अभी भी काफी नहीं थी। लेकिन तभी दूर से अस्त व्यस्त कदमों और जंगली दहाड़ों की आवाजें आने लगीं। फेरल इवॉल्व्ड ह्यूमंस का एक समूह हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उनकी आंखों में लालच भरा हुआ था। उनमें से हर एक ब्लैक आर्मर्ड बियर की लाश को घूर रहा था। साफ था कि वे क्या चाहते थे। बीस्ट की लाश, उसके रिसोर्सेज, उसकी कीमत। मैंने नीचे देखा तो महसूस किया कि मेरे शरीर के अंदर एक अजीब बदलाव हो रहा था। बेयर को मारने के बाद मेरे सभी टैलेंट्स थोड़े और मजबूत हो गए थे। मेरा खून ऊर्जा से भर गया था। मेरी ताकत बढ़ चुकी थी। साफ था कि स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बीस्ट्स का शिकार करने से इवोल्यूशनरी टैलेंट्स और मजबूत होते हैं। तभी वो समूह सड़क तक पहुंच गया। उनकी संख्या 10 से ज्यादा थी। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। कुछ के कान भेड़िए जैसे थे, कुछ के हाथों में बीस्ट क्लॉज उगाए थे। हर एक ऐसा दिख रहा था जैसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। ब्लैक आर्मर्ड बियर मेरा है, उनका लीडर आगे बढ़ा। उसका सिर तेंदुए जैसा था और हाथ में खून से सना स्टील पाइप था। उसकी नजर लालच से बियर की लाश पर टिकी हुई थी। अपोक्लिप्स में हाई लेवल बीस्ट कॉप्सेस और बीस्ट कोर्स अनमोल खजाना होते थे। बाकी बचे लोग तुरंत पीछे हट गए। कोई भी इसमें पड़ना नहीं चाहता था। यहां तक कि जिस लड़की को मैंने बचाया था वो भी चुपचाप एक दीवार के पास जाकर छिप गई। उस समूह ने मुझे और बेर की लाश को चारों तरफ से घेर लिया। मुझे अकेला देखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। तुम्हें कुछ टैलेंट है लड़के, तुमने बेर को मार दिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। लाश हमें सौंप दो और हमें अपनी ताकत का राज भी बता दो। ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी लाश सलामत छोड़ देंगे। मैं शांत खड़ा रहा। डेमोलिशन हैमर एक हाथ में था। मेरी आंखें कोल्ड थीं। पिछली जिंदगी में मैंने बहुत नुकसान सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि मैं हमेशा पीछे हटता था और समझौता करता था। इस बार ऐसा कभी नहीं होने वाला था। जो भी मेरी चीजों पर नजर डालेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने शांत आवाज में कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, यहां से दफा हो जाओ। मेरी चेतावनी सुनकर वे हंस पड़े। मौत ढूंढ रहे हो? लेपर्ड हेडेड लीडर दहाड़ता हुआ सबसे पहले मेरी तरफ झपटा। उसकी स्पीड बेहद तेज थी। कुछ ही सेकंड में वो मेरे सामने पहुंच गया। स्टील पाइप सीधे मेरे सिर की तरफ घूमा। उसी समय बाकी लोग भी एक साथ टूट पड़े। पंजे, मुक्के, हथियार, वे संख्या के बल पर मुझे कुचल देना चाहते थे, लेकिन मैं पूरी तरह शांत था। आउल की सुनने की क्षमता पूरी तरह फैल गई। हवा की आवाज, कदमों की आहट, सांसों की गति, मेरे आसपास की हर हरकत बिल्कुल साफ हो गई। हर हमला मेरे दिमाग में पहले से दिखाई देने लगा। आयरन क्लैड बीटल और क्रोकोडाइल की डिफेंस तुरंत एक्टिव हो गई। स्टील पाइप्स मेरे शरीर से टकराईं। नुकीले पंजे मेरी त्वचा पर रगड़े गए। चिंगारियां निकली, लेकिन कोई भी हमला मेरी रक्षा नहीं तोड़ पाया। एक खरोंच तक नहीं आई। लेपर्ड हेडेड आदमी की आंखें फैल गईं। यह कैसे संभव है? तुम्हारी डिफेंस इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? मुझे उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बुलेट एंट की राक्षसी ताकत फूट पड़ी। मेरा हथौड़ा हवा में लापरवाही से घूम गया। बूम! 2 हमलावर सीधे उसकी चपेट में आ गए। उनके मुंह से खून फूट पड़ा। उनके शरीर टूटी हुई पतंगों की तरह उड़ गए। वे दूर जाकर जमीन पर गिरे और तुरंत बेहोश हो गए। बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। अब उन्हें हमारे बीच का अंतर समझ आने लगा था, लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। पीछे हटने का मौका खत्म हो चुका था। मैंने एक विचार के साथ इलेक्ट्रिक ईल का टैलेंट एक्टिव किया। ब्लू लाइटनिंग मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ लिपट गई। मेरे आसपास जीवित बिजली की दीवार बन गई। जो भी उसे छूता तुरंत झटके खाकर जमीन पर गिर पड़ता। उसी समय मेरी उंगलियों में झर बहने लगा। मैं बैटलफील्ड में एक परछाई की तरह घूम रहा था। मेरा हर वार किसी न किसी वाइटल पॉइंट पर पड़ रहा था। बैंगनी झर उनके शरीरों में घुसता गया। उनके हाथ पैर अकड़ने लगे। उनकी ताकत गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड में ज्यादातर हमलावर जमीन पर पड़े थे। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। लेपर्ड हेडेड लीडर आखिरकार घबरा गया। उसके चेहरे का घमंड गायब हो चुका था। वो मुड़ा और भागने लगा। मेरी आंखें कोल्ड हो गईं। भागना चाहता है? मैंने जमीन पर जोर से कदम मारा। मेरी गति उससे कहीं ज्यादा थी। एक ही छलांग में मैं उसके पास पहुंच गया।
फिर हथौड़ा नीचे गिरा। क्रैक! उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेपर्ड हेडेड आदमी घुटनों पर गिर पड़ा और लड़ने की सारी ताकत खो बैठा। मैंने पूरे समूह को बिना किसी दया के देखा। अपोकलिप्स का सिर्फ एक ही नियम था, स्ट्रांग जिंदा रहते हैं, कमजोर मर जाते हैं। दुश्मनों पर दया दिखाना खुद पर अत्याचार करने जैसा था। स्कैवेंजर्स को खत्म करने के बाद मैं ब्लैक आर्मर्ड बेयर की लाश की तरफ बढ़ा। जल्द ही मुझे वो चीज मिल गई जिसकी तलाश थी। उसकी खोपड़ी के अंदर एक बीस्ट कोर मौजूद था। वो अंडे जितना बड़ा था, बिल्कुल काला, चमकदार। उसके अंदर हल्की ऊर्जा लहरें उठ रही थीं। यही किसी हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट का असली खजाना था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, ऊर्जा मेरे शरीर में बहने लगी। मेरे सभी टैलेंट्स प्रतिक्रिया देने लगे। आवर की परसेप्शन, इलेक्ट्रिक ईल की लाइटनिंग, बुलेट एंट की स्ट्रेंथ, आयरन क्लैड बीटल की डिफेंस, सभी उस शुद्ध ऊर्जा को लालच से सोखने लगे। मेरे आसपास बचे हुए लोग डर और सम्मान से मुझे घूर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जोर से सांस भी ले सके। जिस लड़की को मैंने बचाया था, उसने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया। तुम ठीक हो? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। मेरा ध्यान अभी भी बेर की लाश पर था। मेरे दिमाग में एक विचार उभरा। हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स का मांस और बीस्ट कोर अपोकैलिप्स के सबसे बड़े खजानों में से थे। जो भी उन्हें खाता वो और मजबूत हो जाता, लेकिन उसका जोखिम भी उतना ही घातक था। आम इवॉल्व्ड ह्यूमंस अगर लापरवाही से बीस्ट फ्लैश खा लेते तो टैलेंट करप्शन का शिकार हो जाते, कुछ कमजोर हो जाते, कुछ अपनी समझ खोकर खून के प्यासे मॉन्स्टर्स बन जाते। लेकिन मैं अलग था। टार्डिग्रेड की अमृता और मेरे पूरी तरह कंपैटिबल टैलेंट्स मुझे इन साइड इफेक्ट्स से बचाते थे। मैं सुरक्षित रूप से बीस्ट एसेंस को सोख सकता था और लगातार मजबूत होता जा सकता था। रीबर्थ के बाद यह मेरी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी और इसे किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होने देना था। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं बिना किसी नुकसान के खुद को मजबूत कर सकता हूं, तो अपोकलिप्स की हर बड़ी शक्ति मेरा शिकार करने निकल पड़ेगी। यह सोचकर मैंने तुरंत बीस्ट कोर को अब्सॉर्ब करने की इच्छा दबा दी। उसकी जगह मैंने उसे सावधानी से संभाल कर रख लिया। बाद में किसी सुरक्षित जगह पर जाकर उसे एब्सॉर्ब करूंगा। तभी आउल की इन्हांस्ड हीरिंग ने कुछ असामान्य पकड़ लिया। उत्तर पश्चिम दिशा से हवा को चीरती हुई अनगिनत आवाजें आ रही थीं। भारी कदमों की गूंज, तेज रफ्तार से बढ़ती हरकतें, कम से कम 30 जीव, और उनमें से हर एक की ऑरा ब्लैक आर्मर्ड बेयर से भी ज्यादा हिंसक थी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। एक बीस्ट टाइड आ रही थी।